बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज का जो हमारा सेशन है ये कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ रिलेट करता है। कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है बेटा? बेटा जब भी कोई एक पर्सन, एक बिजनेसमैन अपने किसी क्लाइंट को अपनी कोई चीज़ बेचता है तो सबसे पहले उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तमाम बेटा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज लिखी जाती है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिजनेस लिखी जाती हैं। सो इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। और अगर यही कंप्यूटर की फील्ड में हो तो उसको हम बेटा नाम देते हैं कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स का। बेटा कॉन्ट्रैक्ट करने के कुछ फ़ायदे होते हैं। वो फ़ायदे क्या हैं कि आपका जो बार्गेन है या जो आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी है वो लीगलाइज हो जाता है। और अगर कल को पर्सन उस चीज़ से अवॉइड करता है या उस चीज़ को फुलफिल नहीं करता तो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप उसको इन्फोर्स कर सकते हैं लीगली कि उस काम को जो है वो एक्सरसाइज करे या आपकी जो शराइत हैं उनको पूरा करे। उसकी कुछ जो हैं वो फ़ायदे हैं वो मैंने आपके साथ भी शेयर किए, यहाँ पे भी मेंशन है। लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में ख़ास तौर पे इस तरह का जो है वो चीज़ें एक्सरसाइज की जाती हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसी चीज़ें जहाँ पे लोग एक जगह पे मौजूद नहीं है या जहाँ पे लोग सेम फिजिकल सिचुएशन में या जियोग्राफिकल सिचुएशन में मौजूद नहीं है, जहाँ पे आप ऐसे लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो है वो सेम रीजन या सेम सिचुएशन पे एग्जिस्ट नहीं करते। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कल को अगर आपको कोई इश्यूज हो, आपका बायर या आपका सेलर आपको फैसिलिटेट ना कर रहा हो तो आप उसको एक लीगल एक्शन के थ्रू परसू कर सकते हैं जी। बेटा ना सिर्फ ये आपको एक लीगल या आपको एक राइट प्रोवाइड करता है बल्कि ये आपके ऊपर एक लाइबिलिटी भी इग्नोर्स करता है एज अ सेलर। सो एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? खास तौर पे सॉफ्टवेयर के हवाले से, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी एक फिक्स प्राइस है जो हम अपने कस्टमर को या क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अंदर बेटा एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है जिसमें नाम दोनों पार्टीज के या कॉन्ट्रैक्ट की जो शराइत होती हैं वो मेंशन की जाती हैं। फिर उसमें कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो दोनों पार्टीज ने फुलफिल करनी होती हैं। इसके साथ साथ बेटा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती है जिनको आप अनेक्सर या अपेंडिसेस का नाम देते हैं। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्टरी सेक्शन की हम बात करते हैं। जी बेटा जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है हमारा, इसमें हम देख रहे होते हैं दोनों पार्टीज के नाम लिखते हैं, दोनों पार्टीज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करते हैं, उनके एड्रेसेस वगैरह को मेंशन किया जाता है। ठीक है। हमने ऊपर इसकी हेडिंग में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि वहाँ पे हम इनकी जो है वो एड्रेसेस, इनके नेम वगैरह और कहाँ पे ये फंक्शनलाइज हैं, उन तमाम चीज़ों को मेंशन करते हैं। दूसरी चीज़ बेटा इसमें जो शामिल होती है, व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड। हमने प्रोड्यूस क्या करना है या हमने प्रोडक्ट अपनी जो है वो क्लाइंट को देनी क्या है। इन शॉर्ट इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को मेंशन करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, या जो प्रोडक्ट हम देने जा रहे हैं या जो प्रोडक्ट क्लाइंट हमारा हमसे लेने जा रहा है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी। व्हाट इज़ टू बी डिलीवर्ड, हमने डिलीवर क्या क्या करना है। आप लोग सॉफ्टवेयर के हवाले से पढ़ते हैं तो सोर्स कोड देना है, कमांड फाइल्स देनी है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिज़ाइन एंड कोड देना है, हमने रेफरेंस मैनुअल्स देने हैं, हमने सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड टूल्स देने हैं, हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है यूज़र को, हमने क्लाइंट को मेंटेनेंस के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, हमने टेस्ट डेटा और टेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करने हैं। ये हमारा आ जाएगा व्हाट इज़ टू बी डिलीवर्ड में, कि हम डिलीवर क्या क्या करने जा रहे हैं बेटा। इसके साथ साथ बेटा नेक्स्ट चीज़ है ओनरशिप ऑफ राइट्स। ओनरशिप ऑफ राइट्स बेटा एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम अब ये देखने जा रहे हैं कि हमने जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है क्या हमने उस सॉफ्टवेयर की ओनरशिप दी है या सिर्फ राइट टू यूज दिया है अपने बायर को। वो तमाम चीजें इसमें हम मेंशन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड दी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का हमने एक छोटा सा पोर्शन अपने इनिशियल लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो हम उसमें देखेंगे कि हमने एक पर्सन को या जो क्लाइंट है हमारा उसको यूजेज का राइट दिया है या उसको ऑनरशिप दी है। ऑनरशिप और यूजेज के राइट में क्या फर्क होता है? ऑनरशिप में बेटा फिर वो उसमें चेंजेस भी कर सकता है, उसको आगे सेल आउट भी कर सकता है, वो उसको आगे किसी और को इंडोर्स कर सकता है बेचने के लिए, जबकि राइट टू यूज में वो सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकता है, ना उसको दोबारा मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना कोड कर सकता है। इसकी कुछ चीजें या कुछ शराइत है जो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते हैं। लाइसेंस का ड्यूरेशन कितना है जी, अगर हमने उसको एक फिक्स पीरियड के लिए दिया है तो हम वहां मेंशन करते हैं कितने टाइम पीरियड के बाद यू हैव टू परचेज इट अगेन। इसी तरह आप जब सॉफ्टवेयर कोई इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या कोई खरीदते हैं तो वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए होता है या लाइफ टाइम के लिए होता है। यू हैव टू पे द फी ऑफ दैट यूजेज अकॉर्डिंग टू दिस पीरियड जिसके लिए आप उसको चार्ज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपने एग्रीमेंट है उसमें आप लाइसेंस कर रहे हैं कि ओनरशिप का कर रहे हैं, लाइसेंस का स्कोप क्या होगा और कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी बेटा इसमें बहुत बड़ा हम रोल प्ले करती है। समटाइम ऐसा होता है कि आपने एक बड़ी नॉवल चीज, एक बहुत अच्छी एक नई चीज दे दी अपने कस्टमर को, कस्टमर उसमें चेंजेस करके अपना एक नया इनहांस वर्जन बना लेता है। इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए आप उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का भी शिक ऐड करते हो कि इनके तमाम कोड सोर्सेज को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। और फिर इस तरह की सिचुएशन में बेटा अक्सर ये होता है कि उसकी सर्विस मेंटेनेंस वो कंपनी खुद नहीं करती बल्कि जिसने बेचा होता है, जो सेलर होता है वो करता है जी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है जी, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का नाम भी देते हैं। उसके थ्रू हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हैं। पेमेंट टर्म्स में बेटा, पेमेंट टर्म्स में हम देखते हैं जी टर्म्स एंड कंडीशंस में कि पेमेंट कैसे की जाएंगी, कितने परसेंट पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए दी जाएगी, कितने परसेंट पेमेंट जो है उसके बाद दी जाएगी। अच्छा बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करता है, ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे जो मेंशन है वही हो। जैसे कि ये आपका इनिशियल पेमेंट ऑफ say 15% of the contract value become due on the signature of the contract. It depends upon the solely on both parties कि वो किस तरह इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करती हैं। उसके बाद बेटा फिर हमने ये देखना है कि डिलेज हो सकते हैं सेलर की तरफ से या मैन्युफैक्चरर की तरफ से या प्रोड्यूसर की तरफ से अपने क्लाइंट को चीज़ें करने के लिए। उस हवाले से भी हम कुछ शराइत रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेलर है, वो अपनी जो सेट डेट है उससे एक्सीड कर रहा है और उसका नुकसान क्लाइंट को हो रहा है तो क्लाइंट एक पेनल्टी चार्ज कर सकता है। इसी तरह अगर जो बायर है वो प्रोडक्ट दे देता है लेकिन सेलर उसे पैसे नहीं दे रहा तो वो भी पेनल्टी उसको चार्ज कर सकता है। फिर उसके लिए वो पेनल्टी क्लॉज भी लिखते हैं कि पेनल्टी क्या होगी। यूजुअली दोनों पार्टीज इस तरह की सिचुएशन से अवॉइड करते हैं कि उनको पेनल्टी ना पे करनी पड़े और वो इस तरह की जो है वो सिचुएशन से बाज ही रहती हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जी, कुछ जो है वो आप कह सकते हैं जी कि उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां जिनको उसने फुलफिल करना है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एस्पेक्ट्स क्लाइंट एक्टिविटीज और द एनवायरनमेंट इन विच द सिस्टम विल रन। अल्टीमेटली आपको याद होगा कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, सिस्टम स्पेसिफिकेशंस और नॉन सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। वो कहाँ से आती हैं? सिस्टम स्पेसिफिकेशंस हैं कि जिनके ऊपर सिस्टम रन कर सकता है, वो आपको अल्टीमेटली क्लाइंट प्रोवाइड करता है, चाहे वो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस हैं चाहे वो नॉन सिस्टम स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ पे एक रद्दोबदल हो सकता है, जो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको आपका सेलर दे रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि सॉफ्टवेयर कितना बेहतर तरीके से चल सकता है। लेकिन अगर एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपने एक सिस्टम को रन करना हो तो फिर आपका क्लाइंट ही आपको वो सिस्टम स्पेसिफिकेशन करता है कि वी डोंट नीड वर्जन फॉर दैट टाइप ऑफ सॉफ्ट सिस्टम स्पेसिफिकेशन। फिर स्टैंडर्ड्स हैं और मेथड ऑफ वर्किंग है कि किस तरह काम किन स्टैंडर्ड्स के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है और काम किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे जो है वो मद्देनजर रखा जाता है। प्रोग्रेस मीटिंग्स होती हैं बेटा। प्रोग्रेस मीटिंग्स का मतलब क्या होता है कि ताकि अपने क्लाइंट को बताया जा सके कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा काम कंप्लीट हो चुका है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा ये वो चीज़ें जो हमने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी डिस्कस की थी कि हमने अपने जो है वो इंक्रीमेंट हैं, जो हमारा काम हो रहा है, डेवलपमेंट्स हैं, उनको हमने शेयर करना है अपने क्लाइंट के साथ। खास तौर पे जो चेंजेस आ रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स का यहाँ पर रोल आ गया कि वो उसकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम ऑपरेशंस को देखने की, ओवरसी करने की, वॉच आउट करने की।
उसके बाद एक्सेप्टेंस प्रोसीजर क्या है कि क्लाइंट कब वो सॉफ्टवेयर को या उस चीज को इस्तेमाल या वो ले लेगा, हासिल कर लेगा। अच्छा बेटा, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में एक और चीज शामिल है कि लाजमी नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर फाइनल हालत में ही क्लाइंट तक पहुंच जाए। एक उसका बीटा वर्जन दिया जाता है और बाद में उसके अंदर जो खामियां आती हैं उनको साथ साथ जो अपग्रेड किया जाता है, तो वो भी लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि बेसिकली एक्सेप्टेंस प्रोसीजर क्या है, किस हद तक सॉफ्टवेयर को आप ले सकते हैं। वारंटी एंड मेंटेनेंस है जी, कि कितने दिन के अंदर आप इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं, इसको मेंटेन करने के क्या प्रोसीजर हैं। मैं टिपिकली मेंशन इन दी डेज, कितने डेज के अंदर हम जो भी इसमें मसले मसाइल आएंगे उसको हम जो वॉच आउट करेंगे या देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा इंडेमनिटी है जी। इंडेमनिटी क्या होता है जी? बेसिकली बेटा एक ऐसी चीज़ जहाँ पे एक थर्ड पार्टी क्लाइंट जो है उसको इंडोर्स किया जाता है कि इन सिचुएशन ऑफ एनी पर्सन जो कि केयरलेस या डिसऑनेस्टी को करता है तो थर्ड पर्सन उसका लायबल होता है, दैट इज द इंडेमनिटी। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की शराइत को जो पूरा नहीं करता, दूसरा पर्सन उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। आर्बिट्रेशन क्या है जी? आर्बिट्रेशन एक मुंसफ होता है या एक दरमियान वाला बंदा होता है जो दो पार्टीज के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाए तो उसको जो है वो क्लियर करता है या उनको आपस में दोबारा जो है वो इंडोर्स करता है कि आप दोबारा बैठ के काम कर सके, या उनमें बीच बचाव वाली सिचुएशन लेके आता है, उनके डिस्प्यूट्स को हल करने की कोशिश करता है। इन्फ्लेशन है बेटा, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जहाँ पे चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता रहता है, यूटिलिटीज़ की प्राइसेस या कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, तो जब भी किसी चीज़ की को प्राइस प्राइस तय की जाती है तो हम देखते हैं कि उसमें इन्फ्लेशन का रोल भी हम देखें कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ जाएगी और हम अपनी कॉस्ट को कैसे फुलफिल करेंगे। एप्लीकेबल लॉज कौन कौन से हैं जिनको हमने फुलफिल करना है या जिनको हमने देखना है जी। अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं जी? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट हायर करते हैं, टाइम एंड मटेरियल आपको लेना पड़ता है, कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है, ठीक है, और फिक्स प्राइस है। कॉन्ट्रैक्ट हायर क्या है कि अगर आपको किसी काम को करने के लिए बाहर से लोगों को हायर करना पड़ता है या उन लोगों को इंडोर्स करना पड़ता है ताकि वो आपके लिए काम करें। टाइम एंड मटेरियल्स में बेटा क्या है जी कि कॉस्ट प्लस, इस चीज़ को भी कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को, कि अगर आप कहीं से बाहर से बंदे ले रहे हैं तो अपना टाइम दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा है और उसके ऊपर आपका एक्स्ट्रा खर्चा भी आ रहा है। इसी तरह बेटा आपका कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि आप एक कंपनी ने आपसे जो है वो कंसल्टेंसी ली है, आप उनको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे बस लेकिन आप उनको कंसल्टेंसी दे रहे हो किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए। लायबिलिटी फॉर डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर, अगर आप किसी को जो है वो डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर देते हैं तो उसके लिए अल्टीमेटली डिफरेंट लॉज मौजूद हैं जिन लॉज की रोशनी में आप जो है वो उसको देख सकते हैं। वो फिटनेस के साथ एसोसिएटेड हैं, अपीयरेंस और फिनिश के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, सेफ्टी के साथ एसोसिएटेड है, ड्यूरेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं जो है सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक स्पेसिफिकेशंस के अंदर, ठीक है, वो वहाँ पे इन तमाम चीज़ों को डील कर लिया जाता है। एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी क्या है जी? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए जिसके अंदर लायबिलिटी को मिनिमाइज कर दिया जाए। लायबिलिटी क्या है कि किसी बंदे के जो फ़राइज़ हैं उसको या उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको मिनिमाइज किया जाए, इतना सिस्टमैटिक काम किया जाए कि उसमें किसी चीज़ की कोई गुंजाइश ही ना बचे कि जो है वो चीज़ खराब हो सकती है या काम खराब हो सकता है। ऐसे बेटा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम खुद टेलर करते हैं यानी कि खुद बनाते हैं। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं और आप उन्हीं को फॉलो करते हैं, और उसमें फिर ये होता है कि लायबिलिटीज़ को इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जाता स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जब आप कस्टमाइज फॉर्म में जाते हैं तो अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, आपको उनको टेलर करना पड़ता है या खुद से बनाना पड़ता है। ये बेटा फर्दर रीडिंग्स हैं, कुछ कंप्यूटर लॉज हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाला लेक्चर है उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी देर तक आपको मिल जाता है जी, इंशाल्लाह इसको कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो पुट अप कर दीजिए।